बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गामा कलर क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोग को खगोलीय दूरदर्शी का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोग ने दोस्तों पिछली वाली क्लासों में सूक्ष्मदर्शी बारे यानी कि माइक्रोस्कोप के बारे में समझा था, जिसमें हमने दो माइक्रोस्कोप के बारे में समझा। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा समझा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और आज हम लोग का टॉपिक है वो है टेलीस्कोप। बच्चों, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग यानी कि माइक्रोस्कोप का उपयोग हम लोग क्यों करते थे? ताकि हम लोग अपने पास में रखी वस्तुओं को, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे सकती हैं, उनको बड़ा करके देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते थे। लेकिन टेलीस्कोप में क्या होता है? टेलीस्कोप का नाम ही देखो साफ साफ दिख रहा है, दूरदर्शी। मतलब जो हमें दूर की वस्तुएं होंगी, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रही हैं, मतलब बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दूर की वस्तु यानी कि हम लोग अनंत पे रखी किसी वस्तु को देखने के लिए हम लोग खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे सूर्य हो गए, तारे हो गए, नक्षत्र वगैरह हो गए, ये सब क्या है? ये सब हमसे अनंत दूरी पर हैं। तो इनको देखने के लिए, इनको बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग जिस टेलीस्कोप का प्रयोग करेंगे, वो जिस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। हम लोग दो टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी खगोलीय दूरदर्शी, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे परावर्ती दूरदर्शी के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सभी लोग कॉपी पेन निकाल करके टॉपिक को बड़े फोकस के साथ समझेंगे और उसके नोट्स बनाना तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का टॉपिक है बच्चों खगोलीय दूरदर्शी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सबसे पहले मैंने आपको इसका यूज़ तो बता ही दिया कि जैसे सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते थे हमारे पास में स्थित छोटी वस्तुओं को, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, उनको बड़ा करके देखने के लिए, जूम करके देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे? माइक्रोस्कोप का। और टेलीस्कोप का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं? हमारे अनंत पे रखी जो वस्तुएं होती हैं, जैसे सूर्य, तारे, चांद वगैरह, ये सब, तो जो नक्षत्र मतलब कि जो दूर रखी वस्तुएं होती हैं, उनको देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? खगोलीय दूरदर्शी का। नाम से ही साफ जाहिर हो रहा है, दूरदर्शी मतलब दूर का देखने के लिए, और सूक्ष्मदर्शी मतलब पास में रखी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सूक्ष्मदर्शी का। ठीक, तो समझते हैं दूरदर्शी। बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक अभिदर्शक और दूसरा क्या होता है? नेत्रिका। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि हम लोग नेत्रिका को करते थे बड़ा और अभिदर्शक क्या होता था? छोटा होता था। मैंने आपको, जो बच्चे पिछले वाले लेक्चर देखे उनको पता होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों क्या होता था कि जो हमारा अभिदर्शक होता था वो छोटा होता था और नेत्रिका लेंस क्या होता था? बड़ा होता था। लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है बच्चों की अभिदर्शक को बड़ा रखते हैं और नेत्रिका को छोटा रखते हैं। कैसे? ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये आपका एक यहाँ पर प्रकाशिक अक्ष है, यहाँ पर मैंने एक लेंस रखा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिदर्शक लेंस। ये लेंस कौन सा है? अभिदर्शक लेंस। ये लेंस बस थोड़ा बड़ा रखते हैं। क्यों? ये कौन सा लेंस है? अभिदर्शक। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलओ, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ये लेंस को थोड़ा बड़ा रखते हैं। बड़ा रखने का रीजन क्या है? ताकि अनंत पे रखी जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उससे चलने वाली ज़्यादा से ज़्यादा किरणें इस लेंस पर पड़े। अगर लेंस छोटा करेंगे तो कम किरणें पड़ेंगी, अगर लेंस बड़ा रखेंगे तो ज़्यादा किरणें पड़ेंगी। तो अभिदर्शक को बड़ा रखने का रीजन क्या है? ताकि अनंत से जो किरणें आ रही हैं, उस वस्तु, अनंत पे कोई वस्तु रखी है जिसको हम देख रहे हैं, तो उससे जो किरणें आ रही हैं वो इस लेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपतित हो और ये लेंस ज़्यादा से ज़्यादा किरणों को इकट्ठा कर पाए। इसलिए हम लोग अभिदर्शक लेंस को बड़ा यूज करते हैं। और नेत्रिका क्या होती है? जिससे हम लोग देखते हैं छोटा। हम सभी लोग जानते हैं कि अभिदर्शक कहाँ रखा होता है? वस्तु की तरफ, जहाँ वस्तु है। और नेत्रिका कहाँ रखा होता है? हमारी आंखों की तरफ, जिससे हम देखते हैं। ठीक, तो अभिदर्शक में क्या होता है बच्चों कि अनंत पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, जो कैसी रखी है? अनंत पर कोई वस्तु रखी है। अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु मान लो अनंत पर कोई वस्तु रखी है, तो इससे जो किरणें चलेंगी, मान लो इससे किरणें चल रही हैं इस तरह से, अनंत पे करने वाली किरणें इस तरह से चल रही हैं,
एक किरण यहाँ आई, एक किरण यहाँ इसके प्रकाशिक केंद्र से जा रही है और एक किरण नीचे से मैं भेज देता हूँ। तो एक किरण मान लो यहाँ से आ रही है। तो अनंत से चलने वाली ये किरणें आ रही हैं जो इस लेंस पर, अदर्शक लेंस पर क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती, अगर ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती तो ये लेंस क्या करता, इनको कन्वर्ज करता, इकट्ठा कर देता और किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाती और वहाँ पर इसका एक प्रतिबिंब बनता, जो कि कैसा प्रतिबिंब होता, एक बिंदु के आकार का प्रतिबिंब होता, एक पॉइंट का इमेज। एक पॉइंट क्या होती, इमेज होती। कैसे, हम सभी लोग जानते हैं अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो समांतर आने के बाद अवतल उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को कन्वर्ज कर देता है। तो ये किरणें समांतर आएंगी, इस तरह से कन्वर्ज हो जाएंगी और यहाँ कहीं पर इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, तो वो, लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो प्रतिबिंब होगा एक बिंदु के आकार का प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ पर किरणें कैसी हैं, ये किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, ये किरणें एक दूसरे के समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। ठीक, तो ये किरणें कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। अब जो ये वाली किरण है ये कहाँ से जा रही है, इसके प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने पर हम सभी लोग जानते हैं ये किरण बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी विचलन के अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। ठीक, सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब मान लीजिए कि इस लेंस का फोकस, इस लेंस का फोकस यहाँ कहीं पर है, इस लेंस का फोकस यहाँ कहीं पर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, FO। इसको क्या बोलेंगे, FO, क्योंकि ये अपदर्शक लेंस का फोकस है। तो हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक परिभाषा पढ़ी थी फोकस तल की। फोकस तल की परिभाषा क्या होती है, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से जाने वाला जो तल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस तल। फिर से मेरी बात सुनो, फोकस तल क्या होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत रहेगा लेकिन फोकस से होकर जाएगा। यानी कि अगर हम इस तरह से एक तल बना दें तो ये तल जो होगा ये क्या होगा, फोकस तल होगा। ये तल कैसा है, ये तल मुख्य अक्ष के लंबवत है लेकिन फोकस से होकर जा रहा है, इसलिए कौन सा तल है ये, फोकस तल। तो अगर ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता, ये किरणें इसी पॉइंट पर जाकर के मिल जाती, इसी पॉइंट पर जाकर के मिल जाती और कैसा प्रतिबिंब बनता, एक बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता। लेकिन ये किरणें आपस में पैरेलल थी लेकिन मुख्य अक्ष के पैरेलल नहीं थी। इसलिए क्या हुआ कि जो किरण ये प्रकाशिक केंद्र से, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल देंगे O, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जा रही थी वो किरण क्या हुई, अपने मार्ग में सीधे निकल गई और सीधे निकलने के बाद उसने फोकस तल को जिस पॉइंट पर काटा उस पॉइंट पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। यानी वस्तु हमने क्या मान ली है, AB। ये हमने क्या मान ली है, वस्तु जो कहाँ पर रखी है, जो कहाँ पर रखी है, हमसे बहुत दूर रखी है। ठीक, तो ये AB वस्तु मान ली तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, A', B'। क्या बोलेंगे, A', B'। ये क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। अब बाकी जो दो किरणें हैं वो इसी पॉइंट पर जाकर के क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। यानी कि ये वाली किरण भी यहीं जाकर कन्वर्ज हो जाएगी और ये वाली किरण भी यहीं जाकर के कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये दो किरणें यहाँ पर जाकर के कन्वर्ज हो गई और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया कौन सा, A', B'। यहाँ पर क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। क्लियर है। अब हम इस फोकस तल को बिगाड़ देते हैं, इसका कोई भी काम नहीं है। तो आप समझ गए। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस तल पर बना। ठीक, आपको समझ में आ गया। तो ये प्रतिबिंब बन गया हमारा A', B'। अगर ये किरणें पैदल आ रही होती तो वो किरणें कहाँ मिलती, जा करके इस FO पॉइंट पर मिलती और प्रतिबिंब कैसा बनता, एक बिंदु के आकार का। लेकिन क्या हुआ, ये किरणें आपस में पैरेलल थी लेकिन मुख्य अक्ष के पैरेलल नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपना प्रतिबिंब फोकस पर ही बनाया, प्रतिबिंब फोकस पर ही बनाए। लेकिन अब की बार वो पॉइंट के आकार का ना होकर के कुछ लंबा है, मतलब भी कुछ उसकी क्या है, कुछ लेंथ है। तो प्रतिबिंब पॉइंट के आकार का नहीं है। ठीक, अब क्या होगा, अब ये वाला लेंस ये वाला जो प्रतिबिंब बन गया A', B', इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पर रखेंगे नेत्रिका। नेत्रिका लेंस कैसा होगा, छोटा होगा। तो हमने नेत्रिका लेंस को इस तरह से यहाँ पर रख दिया, ये हमने रखा मानो नेत्रिका लेंस।
तो जब हमने ये नेत्रिका लेंस रखा, अब क्या होगा, अब नेत्रिका लेंस में क्या होगा, अब नेत्रिका लेंस में क्या होगा, नेत्रिका लेंस इसको हम लोग क्या बोलेंगे, LE, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका। इसमें क्या होगा, इसमें ये प्रकाशिक केंद्र है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, E बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, E बोल रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, ये नेत्रिका यहाँ से हम लोग देखेंगे इसके पास से, तो होगा क्या कि ये जो प्रतिबिंब बना है A' B', ये नेत्रिका के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। और इससे किरणें चलेंगी, तो इससे एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के पैरेलल, इससे एक किरण कहाँ चलेगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल, इस तरह से। और जो किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल चली, जो किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल चली, वो कहाँ से होकर के जाएगी, वो होकर के जाएगी इसके फोकस से। तो इसका फोकस कहाँ पर, मान लो FE यहाँ कहीं पर है, इसका फोकस कहाँ है, यहाँ पर FE पर। तो इसका फोकस जो होगा वो यहाँ पर होगा FE पर। ठीक, तो इसके फोकस से होकर के जाएगी इस तरह से। और एक किरण कहाँ से होकर जाएगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से। तो जो किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो इस तरह से जाएगी, वो किस तरह से जाएगी, वो इस तरह से जाएगी। तो इस तरह से जाने के बाद जब हम इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे, जब हम इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे, मान लो हम यहाँ पर ऑब्जर्वर बनकर देख रहे हैं, ये हमारी आँख है और हम यहाँ पर ऑब्जर्वर बनकर देख रहे हैं, तो हमको ये किरणें कहाँ से आती हुई मिलेंगी, यहाँ किसी पॉइंट से। यानी जब हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे, जब हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो हमें ये किरणें कहाँ से आती हुई मिलेंगी, ये पॉइंट पर कहीं पर कट करेंगी। और जिस पॉइंट पर ये कट करेंगी, यहाँ पर कहीं पर ये कट कर रही हैं, वहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज। यानी यहीं पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। और जो ये इमेज इसकी बनेगी, ये इमेज कहाँ बनेगी, ये इमेज बन रही है। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनना, जब हमने यहाँ पर नेत्रिका लेंस को सेट किया, तो हमने नेत्रिका लेंस को इस प्रकार सेट किया कि ये वाली इमेज कहाँ पर बने, D डिस्टेंस पर बने। यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है, उतनी दूरी पर ये प्रतिबिंब बने। अगर ये प्रतिबिंब हमको D डिस्टेंस पर बनाना है, तो हम लोग पिछली वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हम लोग को इस वाले इमेज को, जो कि इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, इसको हमें कहाँ रखना पड़ता है, फोकस और ध्रुव के बीच में। यानी इसका जो फोकस होगा FE, वो यहाँ कहीं पर आएगा, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा इसका फोकस FE'। ठीक, तो इसका जो ये फोकस आ गया है, यानी कि जो ये प्रतिबिंब बनना है, इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनना है, जो कि इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, इस इमेज को हमें इसके फोकस के अंदर ले आना है। यानी हमें ये प्रतिबिंब को, इस वस्तु को, जो इसके लिए वस्तु है, उसको हमें इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ले आना है। तभी हम इसको कहाँ पर बना पाएंगे, D डिस्टेंस पर बना पाएंगे। हम लोग कंडीशन पिछले वाले हम लोग ने कंडीशन सूत्रदर्शी में पढ़ी भी थी, क्या कि अगर हमको D डिस्टेंस पर इमेज बनानी है तो हमें वस्तु कहाँ रखना पड़ता है, फोकस और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखना पड़ता है। ठीक, तो हमने उसको बीच में रख दिया। तो हम नेत्रिका को इस प्रकार सेट करेंगे कि इसका फोकस जो है FE' वो इस वस्तु के, जो इसके लिए वस्तु है, इसके इस तरफ आ जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब ये क्या बन गया, FE'। अच्छा, इसके लिए ये वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, UE। क्या हो जाएगी, UE। क्यों, क्योंकि ये नेत्रिका के लिए किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का। अच्छा, इसके लिए जो इसकी जहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा था फोकस पे, वो दूरी क्या हो जाएगी, FO। वो दूरी क्या हो जाएगी, FO। तो इसके लिए यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, FO। और ये दूरी कितनी हो गई है, U। ठीक, अब जरा ध्यान समझना, ये D डिस्टेंस पर हमने इमेज बना दी। अब हम लगा देंगे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, यानी कि अब हम आवर्धन क्षमता को देख लेंगे, या जिसको हम लोग बोलते हैं कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता, बात एक ही है। तो अब हम देख लेंगे आवर्धन क्षमता, या जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो हम लोग अब मैग्नीफाइंग पावर को देख लेंगे। हम सभी लोग जानते हैं मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है M बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा।
m बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है, बीटा होता है अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, प्रकाशीय केंद्र पर ये कोण बना रहा है बीटा। कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है। तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्र प्रकाशीय पर कितना कोण बना रहा है, नेत्रिका पर बीटा एंगल बना रहा है। इसके बाद जो ये वाली रेज है, हम मान रहे हैं कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही थी वो कितने एंगल पर जा रही है, वो मान लो अल्फा एंगल पर जा रही है। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। फिर से मेरी बात सुनो, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो फिर ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, अल्फा होगा। और अगर ये एंगल अल्फा हुआ तो ये कोण किसके द्वारा बन रहा है, वस्तु के द्वारा। तो वस्तु के द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो क्या होता है, अल्फा। मेरी बात समझ पाए। तो बीटा क्या होता है, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, यानी कि नेत्रिका पर। और अल्फा क्या होता है, इस वस्तु के द्वारा नेत्र पर, यानी कि अल्फा कौन सा एंगल होता है, इस वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण। तो अल्फा किसके द्वारा कोण है, वस्तु के द्वारा, और बीटा किसके द्वारा कोण है, इस प्रतिबिंब के द्वारा। तो हम आप फॉर्मूला लगा देंगे, अगर बीटा और अल्फा एंगल बहुत छोटे हों, यदि बीटा और अल्फा कोण कैसे हो, बहुत छोटे हों, यदि अल्फा और बीटा कोण बहुत छोटे हों तो क्या होगा, बीटा किसके बराबर हो जाएगा, लगभग 10 बीटा के, और अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 10 अल्फा के। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला रख देते हैं। फॉर्मूला रखने पर आंसर क्या आ जाएगा, m बराबर बीटा की जगह 10 बीटा और अल्फा की जगह 10 अल्फा। तो m बराबर आ गया 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। m बराबर कितना आ गया, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो फॉर्मूला आ गया m बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। हम लोग जरा समझने का प्रयास करते हैं। 10 बीटा, m बराबर 10 बीटा की वैल्यू कितनी है, 10 बीटा की वैल्यू देखो, बीटा कौन सा एंगल है, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा। अंतिम प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, मान लो यहाँ पर a डबल डैश और b डबल डैश, तो इसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया एंगल देखना है। अब देखो, चाहे इस बड़े वाले ट्रायंगल में बीटा लगा लो और चाहे इस छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा लगा लो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जब ये इमेज, अभी तो इमेज ये डी डिस्टेंस पर बन रही है, लेकिन जैसे ये वस्तु अगर मान लो फोकस पर आ गई, जैसे ये वस्तु मान लो अगर इसके फोकस पर आ गई तो ये प्रतिबिंब कहाँ पहुँच जाएगा, अनंत पर पहुँच जाएगा। इसलिए तब हम इसका जो ये आकार है वो नहीं माप सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में ना लगा करके बीटा कहाँ लगाते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा लगाते हैं। तो छोटे ट्रायंगल में बीटा कितना हो जाएगा, 10 बीटा का फॉर्मूला a डैश b डैश और अपॉन में कितना आ जाएगा, b डैश e, आधार होता है ना, तो b डैश e, और अपॉन में 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अल्फा लगा लो, उस वाले ट्रायंगल में 10 अल्फा लगा लो, क्या बन जाएगा, a डैश b डैश बटे इसमें आधार क्या हो जाएगा, b डैश o। इस वाले ट्रायंगल में लगाया है, इस वाले ट्रायंगल में क्या, 10 अल्फा, तो a डैश b डैश अपॉन b डैश o। तो m बराबर कितना आ जाएगा, a डैश b डैश, a डैश b डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल, और m बराबर कितना आ जाएगा, आँख थोड़ी यहाँ बनाते हैं, और m बराबर कितना आ जाएगा, b डैश o अपॉन b डैश e। तो m बराबर b डैश o का मान कितना है, b डैश o का मान ये है आपका b डैश, और b डैश o का मान किसके बराबर है, b डैश o क्या है, fo के बराबर है। b डैश o किसके बराबर है, fo के। तो b डैश o क्या हो जाएगा, fo अपॉन, अब देखो b डैश e किसके बराबर है, यूई के बराबर है। किसके बराबर है, यूई के बराबर है। ध्यान से समझना, जब ये वाली वस्तु फोकस पर आ जाएगी तो ये वाला प्रतिबिंब कहाँ पहुँच जाएगा, अनंत पे पहुँच जाएगा। और जब ये वस्तु फोकस पर आएगी तो उस कंडीशन में यूई का मान किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी है। अभी तो लेकिन वो फोकस की उस तरफ रखी है, इसलिए इसकी डिस्टेंस क्या है, यूई। तो एफ, तो ये क्या आ जाएगा, बी डैश ई कितना आ जाएगा, यूई। तो बी डैश ई आ जाएगा यूई।
लेकिन किसका? माइनस का। माइनस का क्यों? क्योंकि जब आप इसको मेजर करोगे, जब आप इसको नापने के लिए चलोगे तो आप लोग इस रे चलने के विपरीत चलोगे, विपरीत डायरेक्शन चलोगे, इसलिए माइनस आ जाएगा। तो m बराबर आ जाएगा माइनस का FO अपॉन UE। तो फाइनली जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा m बराबर माइनस का FO अपॉन UE। m बराबर माइनस का FO अपॉन UE। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको पहले ये चीज़ समझनी है फिर ये चीज़ समझनी है। तो m का फॉर्मूला कितना आ गया? माइनस का FO अपॉन UE, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया m बराबर माइनस का FO अपॉन UE। सभी को मेरी बात क्लियर है? तो m बराबर आपका फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का माइनस का FO अपॉन UE। क्लियर है सभी को ये बात? चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी दो कंडीशनों में हम लोग ने हर चुंदरसी और दूरदर्शी में क्या किया है, दो कंडीशन डिस्कस की हैं। हम दो कंडीशन पहले देखेंगे। पहली कंडीशन क्या देखेंगे? फर्स्ट कंडीशन ये होगी जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? d डिस्टेंस पर बन रहा होगा। और सेकंड कंडीशन क्या होगी? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? अनंत पर बन रहा होगा। तो पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहले इतना आप लोग समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लो एक बार, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, कुछ नहीं किया है, केवल इस वाले ट्रायंगल में, बड़े छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पर लगाया है बीटा और इस वाले ट्रायंगल में लगाया है अल्फा। बस बीटा और अल्फा, टेन बीटा टेन अल्फा का मान रख दिया, सॉल्व कर लिया, और क्षमता कितनी आ गई इसकी? आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस का FO अपॉन UE। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए ध्यान समझने का प्रयास करना। पहले यहाँ पर देखते हैं, ध्यान समझना। अब मान लो फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट, पहली कंडीशन कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो? d दूरी पर बन रहा हो, d दूरी पर बन रहा हो। तो जब अंतिम प्रतिबिंब d डिस्टेंस पर बनेगा उस समय क्या होगा? इसकी आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? हम सभी लोग जानते हैं कि 1/f बराबर फॉर्मूला होता है लेंस के लिए 1/v माइनस का 1/u। ठीक, दो कंडीशनें होती है ना, फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं। पहली कंडीशन क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना हो? d डिस्टेंस पर बन रहा हो। अब देखो, अगर प्रतिबिंब d डिस्टेंस पर बन रहा है तो फिर v का मान कितना होगा? d। अब ध्यान समझो, ये जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है ये इस लेंस के बाईं तरफ बनेगा। हम लोग इस लेंस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग अब कहाँ से देख रहे हैं? हम लोग इसी लेंस से तो देख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो ये प्रतिबिंब कहाँ रखा है? इसके बाईं तरफ बन रहा है, इसलिए d की वैल्यू किस में होगी? माइनस में होगी। समझ गए? अब समझो u किसके बराबर होगा? किसका इमेज बन रही है? ये इमेज किसकी बन रही है? ये इमेज इसकी बन रही है। और ये वस्तु इससे कितनी दूरी पर रखी है? ये वस्तु इससे कितनी दूरी पर रखी है? UE दूरी पर रखी है। तो u का मान कितना हो जाएगा? माइनस का UE। ठीक, और f का मान कितना हो जाएगा? इस लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी है? FE। तो f का मान कितना हो जाएगा? FE। तो f का मान कितना हो जाएगा? FE के बराबर हो जाएगा। तो हमें इतनी बातों को ध्यान रखना है। v का मान क्या होगा? माइनस का d, क्योंकि प्रतिबिंब d डिस्टेंस पर बन रहा है। u का मान माइनस का UE और f का मान कितना हो जाएगा? FE। अब हम ये सारी वैल्यू रख देंगे। चलिए अब आप यहाँ पर देखिएगा, हम क्या करेंगे? सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? FE इक्वल 1/d जो कि माइनस का होगा, और 1/u, u का मान कितना है? UE माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 1/UE। अब आप एक काम करो कि 1/UE को वहाँ रखा रहने दो। तो 1/UE बराबर क्या हो जाएगा? 1/d और प्लस का 1/FE। 1/d इस तरफ आया, प्लस का हो गया, और 1/FE। तो बच्चों अब आप इससे 1/FE पहले कॉमन कर लो, तो बचेगा 1/UE बराबर 1/FE, और अंदर क्या बचेगा? अंदर बच जाएगा आप लोग का FE/d, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो FE/d और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो 1/UE की वैल्यू आ गई 1/FE, और ब्रैकेट के अंदर FE+d प्लस FE/d प्लस 1।
अब बच्चों ये जो 1/UE की वैल्यू है ये हम अपने इस वाले फॉर्मूले में जो हमारा निकल के आया है फॉर्मूला m बराबर माइनस का FO/UE, इसमें हम 1/UE की वैल्यू वहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर माइनस का FO, ध्यान समझना, m बराबर माइनस का FO और 1 क्या लिखा है UE, 1 क्या लिखा है UE और उसका मान कितना है 1/FE, तो FE आ जाएगा बटे में 1/FE और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 को आगे कर दिया, FE/D को पीछे कर दिया, 1 प्लस FE/D। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, D डिस्टेंस पर बन रहा होगा, m बराबर माइनस का FO/FE और ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D। तो जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब D डिस्टेंस पर बन रहा होगा तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाएगा m बराबर माइनस का FO/FE और ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D। तो सभी लोग क्या करेंगे कि हमने जो हमारा फर्स्ट केस था, पहला जो हमारा केस था अंतिम प्रतिबिंब D डिस्टेंस पर बन रहा हो, उसका हमने फॉर्मूला निकाल लिया है और उसका फॉर्मूला कितना आ गया है m बराबर माइनस का FO/FE और ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक बात और करते हैं। अगर आपको ये बताना हो कि इस कंडीशन में जो दूरदर्शी की लंबाई है वो कितनी होगी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपको पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बताओ दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई तब है जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, D डिस्टेंस पर बन रहा होगा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब D डिस्टेंस पर बन रहा होता है उस समय दूरदर्शी की लंबाई कितनी होती, कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से समझो। दूरदर्शी की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, FO, ये देखो दूरी कितनी है FO, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है FO, तो दूरी हो गई आपकी लंबाई FO और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है UE, कितनी दूरी है UE। अभी जब अगली कंडीशन की बात करेंगे तब ये वाला FE कहाँ आ जाएगा, वस्तु फोकस पर आ जाएगी, तो फिर ये UE किसमें बदल जाएगा, FE में बदल जाएगा। फिर से मेरी बात सुनो, जब अगले वाले केस में हम अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएंगे, अनंत पर, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हम बनाएंगे तो फिर ये वाली वस्तु कहाँ आ जाएगी, फोकस पर आ जाएगी, और जब ये फोकस पर आ जाएगी तो UE किसके बराबर हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कितना है वो UE, तो इतनी लंबाई है FO और इतनी लंबाई है UE, तो दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी, FO प्लस UE। कितनी लंबाई हो जाएगी, FO प्लस UE। अब UE का आपको चिन्ह के साथ नहीं लेना है क्योंकि UE की हमें केवल दूरी चाहिए, हमें उसके चिन्ह से मतलब नहीं है, इसलिए FO प्लस UE क्या हो जाएगी, दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी। इसको भी आप लोग बहुत ध्यान से नोट कर लेंगे। तो दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों इस कंडीशन में, FO प्लस UE। सभी को क्लियर ना, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए सभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार ध्यान से समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको बिगाड़ते हैं और फिर हम लोग अपने सेकंड वाले केस में चलेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक बार क्या ले लो, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड केस जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। ओके चलिए, तो बच्चों अब हम लोग क्या देखेंगे कि जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, तो हम लोग हेडिंग लगा देंगे सेकंड केस। हम लोग सेकंड केस क्या देख रहे हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर बने। तो जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा तब क्या होगा, देखिए अभी तक जब नेत्रिका लेंस को हमने यहाँ पर रखा था तो हमने उसको इस प्रकार सेट किया कि उसका फोकस इस वाली इमेज के, जो कि उसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, उसका फोकस इसके इस तरफ आ जाए, क्योंकि हमें इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना था, D डिस्टेंस पर बनाना था। लेकिन अब की बार हमें इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, अनंत पर। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। तो अगर हमें इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है तो हम सभी लोग जानते हैं प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो। फिर से मेरी बात सुनो, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, अनंत पे, और प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनेगा जब ये वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो।
इसका मतलब कि अब हमें इस वस्तु को इसके फोकस पर, किसके फोकस पर, नेत्रिका के फोकस पर रखना पड़ेगा। तो पहले नेत्रिका लेंस बनाएंगे और नेत्रिका लेंस को हम इस प्रकार सेट करेंगे कि उसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, अनंत पर बन जाए। तो हमने नेत्रिका लेंस यहाँ पर रखा और हमने इसको इस प्रकार सेट किया कि इसका जो फोकस है वो इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इमेज बन रही है उसी पॉइंट पर इसका फोकस आ गया। यानी कि यहाँ पर इसका फोकस आ गया FE डैश। तो यहाँ पर इसका फोकस आ गया। जो पहले वस्तु की दूरी UE थी, कितनी थी, UE, वो अब किसके बराबर हो जाएगी, FE के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, UE का मान किसके बराबर हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये वस्तु कहाँ आ गई है, फोकस पर। तो UE का मान FE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर UE का मान FE के बराबर हो गया तो अब होगा क्या, इससे एक किरण निकलेगी इस तरह से, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर जाने पर वो क्या होगी, जितनी दूरी पर ये फोकस होगा उतनी दूरी पर यहाँ पर भी फोकस होगा। तो ये आपकी हो जाएगा FE, इसका द्वितीय फोकस हो गया। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो कहाँ जाएगी, वो इसके द्वितीय फोकस से होकर जाएगी इस तरह से। और एक किरण कहाँ जाएगी, एक किरण जाएगी इसके प्रकाशिक केंद्र के समांतर। एक किरण कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो जो किरण यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो इस तरह से निकल जाएगी। तो जो किरण यहाँ प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो इस तरह से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। और इस तरह से निकलने के बाद जब अगर हम इसको यहाँ पर एब्जॉर्बर बन के देखेंगे, यानी कि हम यहाँ से इस किरण को देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये किरणें अनंत से आती हुई दिखेंगी। यानी कि ये किरण, इन किरण, उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, क्योंकि ये किरणें एक दूसरे कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो जो अगर थोड़ी लाइन टेढ़ी बनी उसको आप लोग सही कर लेना। तो ये किरणें कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और अगर किरणें एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जा करके अनंत पर जा करके इनका प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। ठीक, तो दूसरी कंडीशन क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। मैं थोड़ा लाइन सही कर देता हूँ। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। तो ये वाली लाइन इस तरह से आएगी और ये यहाँ पर इस तरह से इसके समांतर जाएगी और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अब हम लोग इसके लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हम सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला कि m बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का FO अपॉन UE। ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि m बराबर क्या होता है, माइनस का FO अपॉन UE। तो अगर m बराबर माइनस का FO अपॉन UE होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं कि m बराबर माइनस का FO, लेकिन अब की बार UE किसके बराबर हो गया है, FE के बराबर हो गया है। तो FE, UE किसके बराबर हो गया है, FE के। तो m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो m का फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल सा माइनस का FO अपॉन FE। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला कितना हो जाता है, m बराबर माइनस का FO अपॉन FE। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का FO अपॉन FE। बच्चों दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि पहले हमारी जो ये इमेज थी, ये कहाँ पर रखी थी, ये जो वस्तु, जो इसके लिए वस्तु का कार्य कर रही थी वो इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र E के बीच में रखी थी। लेकिन अब की बार जो इसका फोकस है वहीं पर क्या रखी है, वस्तु। और जैसे ये वस्तु इसके फोकस पर आई तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पहुँच गया, अनंत पर पहुँच गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, आपको हर कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई ध्यान रखनी है। अगर आपसे इस कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई पूछी जाए तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले लंबाई कितनी थी, FO प्लस UE थी इसके पहले वाले कंडीशन में। लेकिन ध्यान समझो, अब की बार ये FO तो FO रहेगा, लेकिन UE का मान किस में बदल गया है, FE में। तो UE का मान अब की बार किस में हो जाएगा, FE में। तो UE क्या हो जाएगा, FE। और अब की बार दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी, FO प्लस FE। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उस कंडीशन में जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो कितनी हो जाती है, FO प्लस FE हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को दोनों कंडीशन बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी।
बच्चों एक मैं आपको बात और बताना चाहता हूं कि इन दोनों कंडीशनों में अंतर क्या है। बच्चों मेरी बात ध्यान समझना, जो आपकी सेकंड वाली कंडीशन है, ये जो आपकी सेकंड वाली कंडीशन है, ये किसके लिए है? ये रिलैक्स्ड आई के लिए है। किसके लिए? रिलैक्स्ड आई। मतलब इस कंडीशन में हमारी आंखें जो होती हैं वो बिल्कुल शांत अवस्था यानी कि बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होती हैं, यानी हमारी सिलेरी मसल्स जो हैं वो आंखों पर कोई भी जोर नहीं लगा रही होती हैं। और हम यहाँ पर इस समय जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा होता है तो हम लोग इस कंडीशन में वस्तु को, जिसको हम लोग देखना चाहते हैं, उसको हम लोग काफ़ी देर तक देख सकते हैं। तो जब हमें किसी वस्तु को काफ़ी देर तक देखना होता है तब हम लोग उसको इस प्रकार से उसका अरेंजमेंट करते हैं। इसके पहले वाली कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब डी डिस्टेंस पर बन रहा था, उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि वस्तु हमारे पास में होती है, डी डिस्टेंस पर हो जाती है, उसकी इमेज कहाँ बनती है? डी डिस्टेंस पर बनती है, इसलिए हमें उसको देखने के लिए ज़्यादा आंखों पर जोर लगाना पड़ता है और उस समय हमारी आंख जो होती है वो रिलैक्स मोड पर नहीं होती है। इसलिए हम उस समय वस्तु को, जिसको हम देख रहे हैं, उसको हम ज़्यादा समय तक नहीं देख सकते हैं। इसलिए अगर हमें किसी वस्तु को अधिक समय तक देखना है और अपनी आंखों को रिलैक्स रखना है तो हमें इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। कब? अनंत वाली कंडीशन को। और अगर हमें किसी वस्तु को कम देर के लिए देखना है तो क्या होगा? हमें उस वस्तु को कहाँ बनाना होगा? डी डिस्टेंस पर बनाना होगा। अच्छा एक बात और, जब हम वस्तु को डी डिस्टेंस पर बनाएंगे तो डी डिस्टेंस पर बनाने पर, इसके पहले वाली कंडीशन पर जब हमने प्रतिबिंब को डी डिस्टेंस पर बनाया था तो जब प्रतिबिंब डी डिस्टेंस पर बनेगा तो हम लोग उसको कम देर के लिए देख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उस कंडीशन में हमें प्रतिबिंब ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा क्योंकि वो कहाँ पर है? वो डी डिस्टेंस पर है, ठीक। और अनंत पे क्या होता है? हम ज़्यादा देर तक देख सकते हैं लेकिन हमें वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा वो उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा जितना क्लियर तब दिखाई देगा जब वो डी डिस्टेंस पर बनेगा। तो मेरी बात समझे, मोटी मोटी बात क्या है कि जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है डी डिस्टेंस पर तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बनता है? ज़्यादा क्लियर बनता है, लेकिन देख कम समय के लिए सकते हैं उसको, क्योंकि हमारी आंखें क्या होती हैं? रिलैक्स मोड पर नहीं होती हैं। लेकिन जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसमें प्रतिबिंब थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा हमको कम क्लियर दिखाई देता है, लेकिन देख उसको ज़्यादा समय तक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें उस समय कैसी होती हैं? रिलैक्स कंडीशन में बिल्कुल होती हैं। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी का टॉपिक, इसकी दो कंडीशनें, डी डिस्टेंस पर और अनंत वाली कंडीशनें, पूरा आपने अच्छे से समझा। चित्र को आप लोग बनाएंगे, अनंत के लिए चित्र अलग है और डी डिस्टेंस के लिए चित्र क्या है? अलग है। तो दोनों डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे, पूरी बात को ध्यान से लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, प्रॉपर तैयारी कर लेंगे। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना एक कमेंट और एक शेयर जरूर करें वीडियो को, ठीक। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं और हम लोग अब मिलेंगे परावर्तित दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और एक कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, चैप्टर आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।